पढ़ने जा रहे हैं, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत ध्यान से सुनना है आपको। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये पहले से पढ़ रखा होगा, कई ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा। तो मेरे लिए वो ज़्यादा इजी हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, क्योंकि उन्हें मैं आसानी से सिखा लूँगा। और जिन्होंने पढ़ा है मैं आपको बोलूँगा कि केवल वो सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, अपनी प्रीवियस नॉलेज बिल्कुल यूज मत करना, ठीक है। आइए, ओके। सो रेजोनेंस जो है क्या है, क्यों आवश्यकता पड़ी, ये सारी चीज हम समझेंगे। लेकिन पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्या ऐसी दिक्कतें आ रही थी कि हमें इस शब्द का प्रयोग करना पड़ा ऑर्गेनिक। आप मामला समझेंगे पहले, ठीक है। क्या ऐसी दिक्कतें आ रही थी कि हमें इस शब्द का प्रयोग करना पड़ा ऑर्गेनिक में, ये आपको समझना बेहद जरूरी है, ठीक है। ओके मेरे भाई, आपको पता है, बहुत ध्यान से सुनना, कि इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है, पता है ना आपको। ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स जब ओवरलैप करते हैं कि अलग अलग एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप होते हैं तो बॉन्ड्स बनती हैं। यू नो दैट, बॉन्ड्स बनती हैं। जैसा आपने पढ़ा है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, गुड, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसका ओवरलैप हो जाए तो क्या बन जाता है, एक बॉन्ड बन जाती है। सुनते रहना, मजेदार कहानी। आया 2 इलेक्ट्रॉन इसका ओवरलैप हो जाए तो अब बोलते हो डबल बॉन्ड बनती है। 3 इलेक्ट्रॉन इसका अगर इनके ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाएं तो बोलते हो ट्रिपल बॉन्ड बनती है। द प्रॉब्लम इज कि हम पढ़ते हैं ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन को जिसमें होल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसका, ओके दैट्स फाइन। 2 इलेक्ट्रॉन इसका, दैट्स फाइन। 3 इलेक्ट्रॉन इसका, दैट्स ओके। बट हम कभी नहीं सोचते कि अगर एक एटम के एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, अब मैं इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल नेचर नहीं मानूंगा, एक एटम के पास जो एक इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है और इस एटम के पास भी जो एक इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, अगर इस डेंसिटी का 70% पार्ट और इस एटम के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का 70% पार्ट ओवरलैप कर ले, तो मेरे भाई अगर एक ओवरलैप करता, मतलब 100% ओवरलैप करता, तो एक बॉन्ड बन रही। और अगर इसका 70%, इसका 70%, कुछ भी ले लो, 60, 50, 40 कुछ भी ले लो, अगर ये ओवरलैप कर रहा है, भैया बॉन्ड एक तो बनेगी नहीं, उससे कम बनेगी। नंबर देना है कुछ, अरे 1 2 3 क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर पढ़ोगे आप आईयूसी में। ये भी बॉन्ड ऑर्डर, 2 एटम के बीच में कितनी बॉन्ड है, एक बॉन्ड है तो एक बॉन्ड ऑर्डर, 2 बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड ऑर्डर, 3 बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड ऑर्डर, 2 एटम के बीच में कितनी बॉन्ड है उसे बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। एंड बॉन्ड ऑर्डर हमेशा फुल नंबर हो, होल नंबर हो, ये जरूरी नहीं है। इट मे बी इन फ्रैक्शंस, इट मे बी इन फ्रैक्शंस, इट मे बी 1.3, इट मे बी 1.5, इट मे बी 2.3। अब मुझे ये बताओ कि ये फ्रैक्शनल बॉन्ड का फंडा क्या है एंड हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इट, व्हाट्स इजी फॉर यू, What easy for you to draw single bond, low y, मुस्कुराते हुए बना दिया। What's easy for you to draw double bond, मुस्कुराते हुए बना दिया। What's easy for you to draw triple bond, that's fine. But how you are going to draw fractional bonds? Think about this. यहां बॉन्ड ऑर्डर क्या है, यहां बॉन्ड ऑर्डर है 1, यहां बॉन्ड ऑर्डर है क्या बोलो 2, और यहां बॉन्ड ऑर्डर है 3। तो हम वही स्ट्रक्चर सही मायने में, सच फॉर्म में, रियलिटी फॉर्म में लिख सकते हैं जिसका बॉन्ड ऑर्डर इंटीजर है 1 2 3 या व्हाटएवर, जो भी इंटीजर। लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर इंटीजर नहीं है, इट्स अ फ्रैक्शन। इफ इट्स अ फ्रैक्शन तो हमें आज तक कोई ऐसी सहूलियत
नहीं मिली है, या किसी ने ऐसा कोई मैकेनिज्म या कोई तरीका नहीं बताया है कि हम उस चीज के स्ट्रक्चर को या उस चीज का रिप्रेजेंटेशन कॉपी में या बोर्ड पर खूबसूरत बना पाए। जैसे आई हैव वेरियस एग्जांपल्स, लुक एट एग्जांपल, ठीक है, इट्स अ 1, इट्स अ 2, इट्स अ 3, ध्यान से देखना, मजा आएगा। एग्जांपल नंबर 4, सरप्राइजिंगली मैं आपको कुछ कंपाउंड दे रहा हूं, अब बनाना है उसे, ठीक है। वी हैव ए कंपाउंड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं लिख देता हूं उसका, C4, ध्यान से देखेंगे, बातें नहीं, एंड H6, क्लियर, C4H6। तो अगर आप देखें 4 कार्बन है तो 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड होंगी, 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड होंगी, 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड होंगे। C4H6 में 4 कार्बन है तो 3 बॉन्ड होगी ना, 1 2 3, तो 4 कार्बन होंगे, ओके। एंड गिवन डेटा इज, सुनना और मजा आएगा, गिवन डेटा ये है कि 2 CC बॉन्ड जो हैं, 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड, 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड जो हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर है 1.8 और एक कार्बन कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर है 1.4। ड्रॉ करके दिखाओ बेटा इसका स्ट्रक्चर, मैं बता रहा हूं, करो ड्रॉ, और लो ना, और लो, एंजॉय करो, और लो, एंजॉय करो, भागने की जरूरत नहीं है। C6H6, इसके बारे में डेटा, ये साइक्लिक है, अगर साइक्लिक है तो 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड होंगे, 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड होंगे। अगर ओपन चेन है तो 5 कार्बन कार्बन बॉन्ड होंगे, क्लियर। C6H6 साइक्लिक है, और मैं आपको बता दूं हर CC बॉन्ड का जो बॉन्ड ऑर्डर है दैट इज 1.5, इट्स जस्ट अ थ्योरेटिकल डेटा, बट ये 1.5 है। नाउ ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर, चलिए ड्रॉ करिए। एक्चुअली यू आर नॉट अलाउड टू ड्रॉ फ्रैक्शनल, कैसे बनाओगे भाई, कैसे बनाओगे? एक ने कहा मैं बनाता हूं, C4H6 है, मैंने कहा हाँ है, कह रहा ये कार्बन लो, मैंने कहा बोलो आगे, कह रहा ये भी कार्बन लो, ये भी कार्बन लो, ये भी कार्बन लो, मैंने कहा आगे बोलो, एक ही एक बना है जबकि 1.8 1.4 है, पहले हाइड्रोजन चिपका दो, एक एक H यहां आ जाएगा। ध्यान से सुनना, सारे ध्यान से सुनना, मजा आएगा, आनंद आएगा, दिल खुश हो जाएगा। ये अब बोला गया है 2 बॉन्ड 1.8 है, तो ऑब्वियसली आप सिमेट्री का फायदा उठाओगे, और आपको यह पता है कि ये वाली बॉन्ड 1.8 है, इतना तो आप बुद्धि लगा ही लोगे, इतनी तो बुद्धि लगा लोगे कि ये किनारे वाली बॉन्ड 1.8 होंगी और ये बीच वाली बॉन्ड, बोलो बोलो, बीच वाली बॉन्ड क्या होनी चाहिए? 1.4। अरे लिख देने से क्या होता है, बनाइए, बनाकर दिखाइए। ये सिंगल दिख रहा है, ये सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 दिख रहा है, आप 1.8 बनाइए। वी कैन नॉट रिप्रेजेंट इट, हम इसे बना ही नहीं सकते, हम सच नहीं बना सकते। जो वास्तविकता है, जो फैक्ट है वो ये है, एंड वी कैन नॉट ड्रॉ इट, वी कैन नॉट ड्रॉ इट। एक ने कहा आप नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं ड्रॉ। मैंने कहा करो, कह रहा देखो ऐसा डैश 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 बॉन्ड बना दो, इधर भी ऐसा डैश 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 बॉन्ड बना दो। मैंने कहा ठीक, बना दिया। अब कह रहा बीच में भी डैश 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 कर दो। ठीक है, थोड़ा बेहतर आपने प्रयास किया, बट नाउ हाउ कैन यू प्रूव दैट दिस डैश डैश इज 1.8 एंड दिस डैश डैश इज 1.4? एक दूसरी बात, लुक एट दीज 2 कार्बन्स। नाउ दीज 2 कार्बन लुक्स लाइक पेंटावैलेंट। लुक 2 वैलेंसी इधर से दिख रही है, 2 इधर से दिख रही है, एक हाइड्रोजन है बीच में, उस पर एक हाइड्रोजन भी है। सो एक्चुअली बहुत ऐसा कोई मेथड है नहीं जिससे हम उन कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कर सकें जिसमें फ्रैक्शनल बॉन्ड्स होती हैं, जिसमें फ्रैक्शनल बॉन्ड्स होती हैं। सिमिलरली नाउ यू कैन डील दिस क्वेश्चन, एंड ये कार्बन कार्बन है, एंड मुझे यहां पर भी कुछ बॉन्ड रखनी है, यहां पर भी 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 रखनी है। सो अगेन इट्स नॉट अ रियल रिप्रेजेंटेशन। ये तो क्या है, मैं बना रहा हूं कुछ ऐसा कि ये डेटा फुलफिल हो जाए। एंड यू ऑल नो कि ये बेंजीन है, और बेंजीन में काफी कुछ ऐसे ही बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल आता है, और जो
हम एक्चुअली रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, जो एक्चुअली हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। ओके, सो वन मोर एग्जाम्पल, ऐसा ही एक और एग्जाम्पल नंबर 6, लाइक यू ऑल नो दिस इज कार्बोनेट। ओके, एंड इसकी जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, 3 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, 3 CO बॉन्ड का जो बॉन्ड ऑर्डर है दैट इज 1.33, दैट इज 1.33, एंड यू कैन नॉट रिप्रेजेंट इट, नहीं बना सकते। मैं बताता हूं अकॉर्डिंग टू दिस होना क्या चाहिए, O माइनस एंड वेट 2 माइनस, एंड हर कार्बन बॉन्ड 1.33 होनी चाहिए। सो ध्यान से देखें, ये भी 0.33 और एक पहले से थी 0.33, ये हो गया, और ओके हर जगह -2/3 -2/3 एंड -2/3। बट व्हाट इज दिस, ये तो आपको लॉजिकल दिखेगा नहीं, कार्बन देखो उधर भी दो। सो समझो मामले को समझो, तीनों बॉन्ड 1.33 है। ओके, क्या मामला समझ पा रहे हैं आप? तो वी आर गोइंग टू डिस्कस एंटायरली डिफरेंट कैटेगरी, we are going to discuss entirely a different category in which you are not comfortable to draw its representation, its actual representation. Okay, and we can say that such compounds contains a phenomenon known as resonance. And why this word is required? Because this theory or this word provide us a method to write something related to this, क्योंकि एक्चुअली तो हम इसे लिख ही नहीं सकते। आइए ध्यान से सुनिए, आपको मैं बता दूं, आगे चलकर आप देखेंगे एग्जाम्पल 4 में रेजोनेंस है, 5 में रेजोनेंस है, 6 में रेजोनेंस है, और वहीं अगर मैं बात करूं तो 1 में नहीं है, 2 में नहीं है, 3 में नहीं है। एंड फील द लॉजिक, डोंट थिंक अबाउट कंडीशंस तो बाद में कर लेंगे, फील करें पहले लॉजिक क्या है, किस वजह से बातें बोली गई। नाउ आप करते क्या हो, आप पूरी उसमें कार्बोनेट हमेशा ऐसे बनाते हो, लुक एट दिस, आप कार्बोनेट ऐसे बनाते हो, और ये सच नहीं है, बिकॉज व्हाट इट इज प्रूविंग, बॉन्ड ऑर्डर 2 1 एंड 1, व्हाट रबिश इज दिस। कार्बोनेट के अंदर हर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड 1.33 है, कार्बोनेट के अंदर हर बॉन्ड 1.33 है, तो आप कार्बोनेट ऐसा क्यों बनाते हो? कार्बोनेट कुछ ऐसा होना चाहिए, हालांकि ये प्रूव नहीं हो पा रहा है कि कार्बन ऐसे इतनी वैलेंसी कैसे कर रहा होगा, वो हम सब करेंगे, बट हम कार्बोनेट ऐसा क्यों बनाते हैं, जबकि ये सच नहीं है, ये असलियत नहीं है। ओके, सो आप शायद ये समझ गए हैं कि कैसे कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स को हम डील करने जा रहे हैं। और अब मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, जिस एग्जांपल से आप ये समझ पाएंगे कि कि रेजोनेंस की आवश्यकता क्या थी। ठीक है, एंड कौन सा फिनोमेना रेजोनेंस होता है। चलिए, जब मैं एक वर्ड बोलता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, जब मैं मान लीजिए एक चौराहे पर आप हैं, आपके कई सारे दोस्त हैं, और भी पब्लिक है। इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा ऐसे रिलेट करिएगा, बाकी उस एग्जाम्पल का इसका अलग। ठीक है, ध्यान से सुनना। चौराहे पर खड़े हैं, वहां पर अचानक क्या हुआ, एक गोली चली, किसी ने किसी को शूट कर दिया। ठीक है, एंड शूट करने के बाद जो मर्डरर है वो वहां से भाग गया। अब उस मर्डरर को भागते हुए 15 लोगों ने देखा, आप भी उसमें हैं। 15 लोगों ने देखा और आप भी उसमें हैं। वो भाग गया, पुलिस आई, उसने उन 15 लोगों को उठा लिया। एक एक बात फील करना, उन 15 लोगों को उठा लिया। पुलिस के मन में क्या चल रहा है? पुलिस के मन में यह चल रहा है कि अगर ये 15 लोग वो इंफॉर्मेशन मुझे दे दें जो इन्होंने वहां पर देखा है, तो क्या पुलिस डिपार्टमेंट उस ओरिजिनल मर्डरर का स्केच बना लेगा या नहीं बना लेगा? यह सोचना है आपको। ये जो 15 लोग उठाए गए हैं, इनमें से कोई भी मर्डरर नहीं है।
ये जो 15 लोग उठाए गए हैं इनमें से कोई भी मर्डरर नहीं है, और हर एक बंदा आउट ऑफ दीज 15 वुड गिव ए इंफॉर्मेशन अबाउट दैट मर्डरर। आप उसमें पहले आप ही के पास आया पुलिस वाला, क्या देखा तुमने? तुमने कहा सर मैं तो कुन्ने में खड़ा था, मैंने साइड व्यू देखा। सो यू जस्ट प्रोवाइड अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन विच यू हैव, ओके, जो आपके पास थी। एक्चुअली पुलिस डिपार्टमेंट डोंट नीड सच काइंड ऑफ पर्संस जो एक ही इंफॉर्मेशन देते रहे। तुमने कहा इधर से मैंने देखा, उसने भी कहा इधर से मैंने देखा, वो भगा देंगे, 3 को भगा देंगे, एक को रखेंगे पर्टिकुलर एक। आप समझना, सारे लॉजिक यहां से कनेक्ट सारे लॉजिक यहां से कनेक्ट हो रहे हैं कि आपको इंफॉर्मेशन देनी है उस चीज के बारे में, एंड यू जस्ट प्रोवाइड हिम ए यूनिक एंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। मेरे एक एक शब्द को पकड़ना, यूनिक एंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपने दिया, दूसरे ने एक यूनिक और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दिया, तीसरे ने यूनिक स्पेसिफिक, एंड ऑल इंफॉर्मेशन गिवन बाय दीज 15 पर्सन्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ठीक है, आउट ऑफ ऑल डेटा जो भी क्या किया गया है, कलेक्टेड बाय 15 ऑफ इंफॉर्मर्स, एक स्केच तैयार होगा, एंड मानो या ना मानो वो स्केच ओरिजिनल मर्डरर से 99.9% क्लोज होगा। दैट नॉट बी एग्जैक्टली 100%। 100% मतलब तो 100% तो इतना अच्छा केस मान लिया हमने कि आप 15 में से किसी के पास उसकी फोटो ही आ गई, सर देखो ये मैंने फोटो भी ली है। ओके, सो थिंक अबाउट दिस, इट इज एक्चुअल एंड रियल मर्डरर। ये रियल मर्डर, एक्चुअली मर्डर भाग चुका है, एंड ये वो बंदे हैं जिन्हें उठाया गया है, ये वो बंदे हैं जिन्हें उठाया गया है, ये वो बंदे हैं जिन्हें उठाया गया है। ओके, 3 बंदे उठाए गए, ध्यान से सुनना, 3 बंदे उठाए गए मार्केट से। इन्होंने इंफॉर्मेशन दी, इसने दी। ये स्केच है, और ये स्केच कार्बोनेट जो भाग चुका है उसका स्केच है, जो कि 99.9% रिजेंबल करता है ओरिजिनल कार्बोनेट से। एंड ओरिजिनल कार्बोनेट कहां है? वो है, बट वी कैन नॉट ड्रॉ इट बिकॉज ऑफ फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर्स। आप समझना, जब बात होगी आपको पुलिस थाने बुलाया जाएगा, हर रिएक्शन में हम इसी को बनाते हैं कार्बोनेट, तो आप पूरे मामले को समझ लें। दिस फिनोमेना by which using various representations to explain all properties of single compound, using various representations to explain all properties of a single compound is known as resonance phenomena. And these representations required, जो आप 15 लोग वहां गए थे, these representations required are known as resonating structures. These various representations or informers are known as resonating structures, and that sketch is known as resonance hybrid. And the interesting fact is each resonating structure ऑर्गेनिक में बोला जाएगा इज हाइपोथेटिकल। इसका मतलब क्या है? क्योंकि नन ऑफ देम इज दिस वन, यानी कि वो 15 इन्फॉर्मर में से कोई भी खुद मर्डरर नहीं है। दैट्स व्हाई ऑर्गेनिक के सेंस में बोला जाता है ये एक्चुअल ये मर्डरर नहीं है, ये मर्डरर की कुछ इंफॉर्मेशन लेकर आया है बस। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, एंड आई थिंक आपको रिवाइज करके देख लेना, थोड़ा सा रिप्ले करके देख लेना। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट किया था, याद है? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट किया था, क्या तुम्हें याद है? रेजोनेंस याद आया? और बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए थे, चौराहे पे मर्डर करवा दिया था, याद आया आपको? उसके एग्जाम्पल से हमने रेजोनेंस फिनोमेना को समझा था। एंड आई होप आपके पास तक वो मैसेज कन्वे हुआ था कि जिस भी कंपाउंड में फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर है, एक बात, जिस भी कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज एक सिंगल रिप्रेजेंटेशन से नहीं बताई जा सकती, जिस भी कंपाउंड की
सारी प्रॉपर्टीज एक सिंगल रिप्रेजेंटेशन से नहीं बताई जा सकती। हमने बोला कि उस कंपाउंड में रेजोनेंस फिनोमेना है, हमें कई सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने होते हैं, जो सारे स्ट्रक्चर्स मिलकर उस कंपाउंड के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आइए तो इस बात को मैं थोड़ा सा मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए थे, थोड़ी जगह भी छोड़ी थी रेजोनेंस की हेडिंग के बाद, तो मैं चाहूंगा कि उस हेडिंग के आगे लिखना चालू करें रेजोनेंस। ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं, when all properties of a compound can't be represented by single representation, clear, two or more than two representations are required. देखिए, कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी किसी एक सिंगल स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं हो पा रही है, हमें बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस बनाने पड़ रहे हैं। ठीक है, okay, then compound is known to have resonance phenomena. Okay, ध्यान से देखेंगे, हमने रेजोनेंस की डेफिनेशन लिखी, एंड ऑल दोज रिप्रेजेंटेशंस रिक्वायर्ड, जो मैंने कहा ना, टू और मोर देन टू रिप्रेजेंटेशंस आर रिक्वायर्ड, ऑल दोज रिप्रेजेंटेशंस required are known as, उन्हें क्या बोलते हैं, known as resonating structures, शॉर्ट में RS, या फिर हम बोलते हैं इन्हें contributing structures, या बोलते हैं canonical forms. Clear? So like we are talking about any compound A, clear, and all properties of A can be represented by some A1, some A2 and some A3. Clear? Okay, ध्यान से सुने, we are talking about A, ठीक है, and all properties of A can be explained by help of these three representations, A1, A2, A3. A1, A2, A3. So आपको पता है कि in every time we are talking about A, but हमारे सामने क्या होगा, A1, A2 या A3, तीनों होंगे या इनमें से कोई दो होंगे या इनमें से कोई एक होगा। So मेरे भाई, ये जो कैटेगरी है, इसे हमने बोला है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये जो है, इसे हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और सीधा सीधा एक एग्जांपल मैं आपकी तरफ उछालता हूं, आप देख सकते हैं। लाइक इन पिछली क्लास हमने बात की थी, इट वाज सम सॉर्ट ऑफ कार्बोनेट, डैश 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 डैश, इट वाज -2/3 एंड -2/3। मजेदार चीज देखें, ये है आपका रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है, एंड ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय 3 डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस। अब समझना, मामले को समझना। लुक एट दिस, ये भी इसकी प्रॉपर्टी, ये तीनों मिलकर इसकी सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मेरे भाई, पूरी कहानी क्लियर हो गई? कोई डाउट है तो पूछ लो। ये तीनों जो हैं, ये मिलकर
इसकी सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये कौन है? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है और ये हाइब्रिड है। अब हमारी खुशकिस्मती माने या बदकिस्मती कि अक्सर कार्बोनेट ऐसा बनकर आएगा, अक्सर कार्बोनेट ऐसा बनकर आएगा। तो अब हमें देखना इसे है, देखना इसे है, लेकिन सोचना इसे है। देखना इसे है, सोचना इसे है। आप समझ रहे हैं मामले को? देखना इसे है, सोचना इसे है। ये किसे रिप्रेजेंट करने आया? दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। ये किसे रिप्रेजेंट करने आया है? ये दरअसल इसे रिप्रेजेंट करने आया, ठीक है। तो ये इसके की सर्टेन प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करने आया। तो आप देख लें, एक एग्जांपल है आपके सामने, ये जनरल फॉर्म है और ये एक एग्जांपल मैंने उठा लिया। सो इफ ए इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड एंड दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोल सकते हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बोल सकते हैं, कैनोनिकल फॉर्म्स बोल सकते हैं। क्लियर? एंड मजेदार चीज देखिएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड कौन है? रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है? ठीक है, बोलिए। ओरिजिनल कंपाउंड है, ये ओरिजिनल कंपाउंड है, ठीक है। जो A1, A2, A3 जो प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर रहे हैं वो सारी इसके अंदर हैं। सो वी कैन मेंशन इट, ध्यान से देखिए हम लिख सकते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड is real, original is real and contains all properties explained by its resonating structures, its resonating structures। मेरे भाई मजेदार चीज देखना, मजेदार चीज देखना, सच तो यही है, सच यही है, यही है रियल और ये है हाइपोथेटिकल, ये है हाइपोथेटिकल। अब सुनना जरा, यही है अचरज की बात। जो रियल है, जो रियल है वो हमारे सामने क्वेश्चंस में, कॉपी पर, टेस्ट पेपर में या बुक में दिखेगा नहीं, क्योंकि इट्स नॉट इजी टू ड्रॉ। ये हमारी कुछ एग्जिस्टिंग थ्योरीज को वॉलेट करता है। कार्बन इज लुकिंग सम सॉर्ट ऑफ हेक्सावेलेंट, देखो ना, 2, 2, 4, 2, 6। तो जो रियल है वो हमें दिखेगा नहीं और जो हाइपोथेटिकल है वो हमारी आंखों के सामने रहेगा। तो हमें बहुत समझदारी के साथ इस फंडे को यूज करते हुए कि देखो इसे और सोचो उसे, समझ रहे हैं आप? देखो इसे और सोचो उससे वाली फिलॉसफी को फॉलो करना होगा। तो मेरे भाई इस बात को मैं यहां खुलकर लिख रहा हूं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल। यार ये लाइन को थोड़ा प्रैक्टिकली लेना, हाइपोथेटिकल, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल। इसका मतलब ये है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, तो इसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, तो ये हाइपोथेटिकल। लाइक एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। जैसे एक क्रिकेटर, बहुत क्रिकेटिंग लीजेंड बोल सकते हैं, सर डॉन ब्रैडमैन, ये उनकी उपाधि थी, सर डॉन ब्रैडमैन। अगर आप नहीं जानते तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे ये। तो ही वाज वेरी ग्रेट क्रिकेटर। सचिन तेंदुलकर का टेस्ट में एवरेज 51 के आसपास है एंड डॉन ब्रैडमैन का क्रिकेट में जो एवरेज है वो 99.9 के आसपास है। सो यू कैन कंपेयर इजिली। सो अब बताइए, डॉन ब्रैडमैन ये कोई शख्सियत है या थी? नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट पर्सनालिटी। और हमने बुलाया सचिन तेंदुलकर को, हमने बुलाया ब्रायन लारा को, हमने बुलाया रिकी पॉन्टिंग। तो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, दे आर एक्सप्लेनिंग, सो दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड नाउ आई एम सेइंग दे आर हाइपोथेटिकल। दे आर कहोगे सचिन तेंदुलकर तो है, अरे है, बट वो डॉन ब्रैडमैन नहीं है। तो वर्ड हाइपोथेटिकल इज यूज्ड with reference to hybrid, okay? समझिए, ये बुक में भी लिखा होता है बट ये बड़ा कंफ्यूज करेगा आपको, आप समझे, इसीलिए मैं क्लियर कर रहा हूं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल। इसका क्या मतलब है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की खुद की कोई एग्जिस्टेंस हो सकती है, लेकिन हाइब्रिड से उसका डायरेक्ट लेना देना केवल एक पोर्शन का ही होगा। 100% प्रॉपर्टी वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, आपको भी पता है। तो that's why it is written resonating structures are hypothetical. Clear? ये पॉइंट यहां पर एक और एग्जांपल देता हूं आपको।
ये एग्जाम्पल 1 मान लो, ये एग्जाम्पल 1, एक एग्जाम्पल और करो, एग्जाम्पल 2। लुक एट दिस। देखा है, सुना है, समझा है, सीखा है, और अभी से पहले आपको ऐसा लगता था कि ये दोनों सेम हैं, बस बुद्धू बनाने के लिए हमें दिया गया है आड़ा तिरछा लिखकर। नहीं, ये दोनों अलग अलग इन्फॉर्मर हैं और ये अलग अलग इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं। अगर आपके पास बुद्धि नाम की चीज है तो आप समझ सकते हैं ये दोनों अलग अलग इन्फॉर्मर हैं और अलग अलग इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं। पहला वाला ये बोल रहा है कि 1 2 3 4 और 5 6 में 1 2 3 4 और 5 6 में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ऐसे पूछा गया और कोई इंफॉर्मेशन, इसने कहा ना। इसने कहा 1 2 3 4 5 6 में डबल कैरेक्टर है। इसने इतनी इंफॉर्मेशन दी और ये हटा, दूसरा आया, उसने कहा 2 3 4 5 1 6 में डबल कैरेक्टर है। याद रखना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उसने कहा 2 3 4 5 1 6 में भी डबल कैरेक्टर है, भी नहीं लगे, उसे थोड़े पता इस वाले स्ट्रक्चर ने क्या बताया। These structures are individuals, they are independent। पहले ने बोला है 1 2 3 4 5 6 में डबल कैरेक्टर है, दूसरे स्ट्रक्चर ने बोला है 2 3 4 5 1 6 में डबल कैरेक्टर है। एंड ऑन बिहाफ ऑफ दिस डेटा वी ऑल नो कि ये दोनों मिलकर ऐसे किसी चीज को एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं। एंड दिस इज योर हाइब्रिड, this is your hybrid and this is your resonating structure। समझो मामले को समझो। असलियत में वही है, ये नहीं है। और एक सबसे बड़ा मिथ रेजोनेंस का आपको बताता हूं। दरअसल ये बेंजीन है, आपको पता है, वी आर टॉकिंग अबाउट बेंजीन एंड डेटा फॉर बेंजीन इज दैट ईच CC bond is of same length, बॉन्ड ऑर्डर थियोरेटिकली हम ले लेते हैं 1.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर होता 1.5। व्हाट इट मींस कि हर कार्बन कार्बन बॉन्ड, समझना, यहां एक सिग्मा है और 0.5 पाई बॉन्ड है, यहां एक सिग्मा है और 0.5 पाई बॉन्ड है, यहां एक सिग्मा है और 0.5 पाई बॉन्ड है, यहां एक सिग्मा एंड 0.5 पाई बॉन्ड है, यहां एक सिग्मा एंड 0.5 पाई बॉन्ड है, यहां एक सिग्मा एंड 0.5 पाई बॉन्ड है। सो दिस इज योर सम सॉर्ट ऑफ बेंजीन रिप्रेजेंटेशन। मेरे भाई, अभी तक की पढ़ाई से आपको यही तो पता चला कि इन दो कार्बन के बीच में एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और 0.5 पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सेम डेटा तुम्हें इन दोनों के बीच में पता चला, सेम डेटा इन दोनों के बीच में पता चला, सेम इसके बीच में, सेम इसके बीच में, सेम इसके बीच में। सो अब अगर एक क्वेश्चन यहां उठा दिया जाए जो कि इलॉजिकल क्वेश्चन है, फिर भी मैं उठा रहा हूं कि क्या इन दो कार्बन के बीच की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसा कूद कर इधर जाएगी? क्या यहां की कूद कर इधर आएगी? क्या यहां की पाई इलेक्ट्रॉन कूद कर इधर आएगा? क्या पाई इलेक्ट्रॉन कूद कर इधर जाएगा? क्या इधर जाएगा? क्या ऐसे 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 घूमता रहेगा? क्या इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 घूमता रहेगा? क्या मेरे इस क्वेश्चन पूछने से पहले मेरी किसी भी बात से आपको ऐसा लगा कि पाई इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं? क्या इस क्वेश्चन के पूछने से पहले आपको मेरी किसी भी डेफिनेशन, किसी भी स्टेटमेंट, किसी भी चीज से ऐसा लगा क्या कि पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं? बोलिए। मैंने तो केवल यही फोकस किया कि देयर आर सम स्ट्रक्चर्स व्हिच आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन सम इंफॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ओरिजिनल कंपाउंड। मेरे भाई, इट्स अ टोटली रिडिकुलस लाइन टू से दैट इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग। अब इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग का मतलब आपसे जो मैंने पूछा है, यहां के पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां और यहां के यहां और यहां के यहां क्या नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं।
अब कई लोग ऐसा क्यों बोलना चालू कर देते हैं, या आपके मन में ऐसी बातें क्यों आ जाती, व्हाई? एक्चुअली बेटा कुछ बुक्स में, कुछ नहीं, मैं लगभग हर बुक में एक सिंपल शॉर्टकट के लिए एक चीज यूज की जाती है जो हमें कंफ्यूज करती है। लाइक दिस, मैं बताता हूं। लुक एट दिस रिप्रेजेंटेशन, लुक एट दिस रिप्रेजेंटेशन। Look at this representation. Such kind of representation you can easily found in various and most of the books. और ये देख के आपका दिमाग आपको ऑर्डर करता है, देख पाई बाउंड घूम रही है, देखो देखो पाई बाउंड घूम रही है, और आपको लगता है ऐसा घूम घूम के उधर, उधर से घूम घूम के इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, पेंडुलम बना देते हो तुम, सिंपल हार्मोनिक मोशन कराने लगते हो। अरे कुछ नहीं होता ऐसा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये एरो ऐसे क्यों बनाया गया है, तो ये एरो ऐसे क्यों बनाया गया है? दरअसल बुक लिखने वाला आपको ये समझाना चाहता था कि अगर ये वाली बॉन्ड, ध्यान से सुनेंगे, अगर ये वाली बॉन्ड मैं 1-2 की जगह 2-3 पर बना दूं, अगर ये वाली बॉन्ड मैं 3-4 की जगह 4-5 पे बना दूं, और अगर ये वाली बॉन्ड मैं इसकी जगह 1-6 पर बना दूं, तो एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। He was never trying to explain कि पाई इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली ओरिजिनल कंपाउंड में घूमते हैं, वो कभी एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं। आप शायद इस बात को समझ पा रहे हैं, जो ओरिजिनल कंपाउंड है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 कार्बन के बीच में जितने हैं, इधर जितने हैं, इधर जितने हैं, इधर जितने हैं, इधर जितने हैं, they are not circulating। समझो मामले को, समझो। So such kind of arrow only helps you to draw another resonating structure, nothing else. These arrows are not contributing in resonance hybrid। समझो मेरी बात, ये जो एरो है ये रेजोनेंस हाइब्रिड में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं। यू आर नॉट गोइंग टू कंसिडर कि देखो सर ये बता रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा, ना ना ना, गलत। ये केवल ये बता रहा है कि ये अगर हम ऐसा ड्रॉ करें, एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का ये एक शॉर्टकट तरीका है, और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का ये एक शॉर्टकट तरीका है। ओके, सो सच जान लेंगे तो चीजें आगे करने में बहुत मजा आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इन एरो को अब आप उतना सीरियसली मत लीजिएगा। दीज एरोज रिप्रेजेंट्स ओनली कि भैया इससे ये कैसे बना होगा। और सुनो, ये और ये मैंने कहा था दे आर इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स, दे आर इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ऐसे मत सिंपल पेंडुलम मत बना देना, इन्हें घुमाना मत एक दूसरे में, समझ लो मामले को। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट। वापस चलते हैं रेजोनेंस। क्या था, जब एक कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन ना कर पाए, हमें 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रक्चर्स की रिप्रेजेंटेशंस की आवश्यकता पड़े, तो हम बोलेंगे कि ओरिजिनल जो कंपाउंड है उसमें रेजोनेंस फिनोमेना है। एंड व्हाट इज दैट, कि भैया जो वेरियस स्ट्रक्चर्स रिक्वायर्ड है इन्हें हम बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल फॉर्म्स या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेंस हाइब्रिड ओरिजिनल कंपाउंड है जो कि रियल होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हाइपोथेटिकल होते हैं। और एक और लाइन है जो मैं बताना चाह रहा हूं, ये हटा रहा हूं मैं, हम वो लाइन ये है कि मान लीजिए 4 स्ट्रक्चर्स आ गए किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने, मतलब 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ गए, तो आउट ऑफ दोज 4 कौन सा ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, कौन सा ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा? ये भी बहुत ट्रिकी लाइन होगी, ध्यान से सुना। बुक्स में तो लिखा होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच contribute most in resonance hybrid, obviously ये property wise ही होगा, is known as resonating structure, is known as most contributing
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये लाइन 100% सही है। जो ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करेगा उसका नाम रख दिया मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट अब डाइल्यूट कर दिया। अब डाइल्यूट क्या किया है कि जैसे मैंने अभी डॉन ब्रैडमैन का एग्जांपल लिया, क्रिकेटर का, तो मान लेते हैं कि न्यूज चैनल पर मिस्टर डॉन ब्रैडमैन की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जा रहा है, वो है नहीं, तो 10 क्रिकेटर को बुला लिया गया, सचिन, बाकी और भी क्रिकेटर्स थे, और 2 घंटे का प्रोग्राम था। और ध्यान से सुनिएगा, 2 घंटे का प्रोग्राम था और 50 मिनट सचिन को ही बोलना था, और बाकी जो 70 मिनट्स बचते हैं उसमें बाकी 9 लोगों को बोलना था। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन है, तो थियोरेटिकली तो हम बोलेंगे जो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे इस केस में आप देखें, बाकी सबको मान लेते हैं 8-8, 10-10 मिनट मिले, 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 मिनट मिले, तो सचिन तेंदुलकर मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया डॉन ब्रैडमैन हाइब्रिड में। डॉन ब्रैडमैन हाइब्रिड में सचिन तेंदुलकर मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। बट बुक्स में क्या लिखा होता है, ध्यान से सुनेंगे, कि हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, समझेंगे इस बात को, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स contribute in proportion of their stability। अब यार ये फील करने वाली चीज है। ये बोल रहा है कि जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। तो थियोरेटिकली ठीक है, आप देखें तो आप बोलोगे जो जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा वो उतना कंट्रीब्यूशन को स्टेबिलिटी से रिलेट कर रहे हैं, देख सकते हैं। तो यू कैन से सचिन तेंदुलकर सबसे ज्यादा टैलेंटेड है, तो स्टेबिलिटी मींस यहां पर उससे टैलेंट से रिलेटेड है, उसने क्रिकेट बहुत खेली है, he has a lot of cricketing experience, तो वो behalf of that वो most contributing है। तो ये कह रहे हैं जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, ऐसी फिलोसफी है। तो जैसे अब आप बोलोगे सर बेंजीन के 2 RS आपने बनाए, तो आउट ऑफ दीज 2 RS कौन सा ज्यादा मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग है, तो बुद्धि लगाओ, इन दोनों की स्टेबिलिटी तो बिल्कुल सेम होगी। इफ दे आर एट सेम स्टेबिलिटी, तो मेरे भाई इसके 2 मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग RS हैं, पहले वाला और दूसरा वाला, दोनों मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग RS। कार्बोनेट के 3 बनाए थे, उसमें तीनों देखो स्टेबिलिटी तो तीनों की सेम होगी, तो ये सब में 2 सिंगल 1 डबल है, तो मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग RS in proportion of their stability, higher the stability higher would be contribution, lower the stability lower would be contribution। तो ये हमने अभी क्या क्या सीखा, व्हाट इज रेजोनेंस 1, व्हाट इज रेजोनेंस हाइब्रिड 2, व्हाट इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3, व्हाट इज मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4। तो ये 4 चीजें हमने यहाँ पर सीखी। मैं आगे आपको लेकर चलूं उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा सेगमेंट यहाँ कराना चाहता हूं, एंड दैट सेगमेंट इज ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ कंपाउंड्स। देखिए ये एक सेगमेंट है जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। मैं ऑर्बिटल डायग्राम कराऊंगा आपको फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लियर। ये एक्चुअली आपको रेजोनेंस की बहुत क्लोज फील देगा, बहुत मजा आएगा आपको ये करके, ठीक है। और आप रेजोनेंस को अपनी खुली आंखों से देख पाएंगे, ठीक है, कि सच्चाई क्या है, आप इसे समझ पाएंगे, इस चीज के रहस्य को थोड़ा और समझ पाएंगे, ठीक है। लेकिन मुझे ये चालू करने से पहले ऐसा डाउट है कि कहीं आप लोग हाइब्रिडाइजेशन से की नॉलेज से मरहूम ना हो, तो मैं थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर, हाइब्रिडाइजेशन सुना है कभी जीवन में? हाइब्रिडाइजेशन इट्स अ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। मैं बहुत हाइब्रिडेशन पढ़ा नहीं रहा हूं मैं आपको, हाइब्रिडाइजेशन आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स बहुत कुछ होता है, वो मैं 10 घंटे पढ़ा सकता हूँ, बट वो मेरे सब्जेक्ट का नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं इतना ही बता रहा हूँ जितना ऑर्गेनिक में जरूरत है। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स टू प्रोवाइड
सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स, ठीक है। इसे बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, मिक्सिंग ऑफ कंपेरेबल एनर्जी ऑर्बिटल्स टू प्रोवाइड सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स। ये आपका प्रोसेस जो है दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर। नाउ स्टार्टिंग विद कार्बन। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आई होप आपने कॉन्फ़िगरेशन सीखा होगा, नहीं सीखा होगा तो आप सुन लें, ऐसे चलता है इसका कॉन्फ़िगरेशन 2p2, क्लियर। थोड़ा सा आप पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक में एक्साइटेड स्टेट में ये होता है 2s1 2p3, जिसे हम बहुत सुंदर तरीके से ऐसे लिखते हैं 2s में 1 इलेक्ट्रॉन और 2p जो है ना 3 में। इलेक्ट्रॉन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, 2px 2py 2pz। जो 2p हैं उसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक 2px एक 2py एक 2pz और ये s ऑर्बिटल। आउटर सेल हम पकड़ लें 2s 2p, तो 2s ये एक, अच्छा इस 1 और 3 पर मत जाना, ये तो इलेक्ट्रॉन्स हैं। s में 1 ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल। तो मेरे भाई मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, क्लियर। सो नाउ थिंक अबाउट कि अगर ये दोनों मिक्स हो गए, एक s और एक p, तो आपने कितने ऑर्बिटल मिक्स किए? 2। तो अगर आपने 2 ऑर्बिटल मिक्स किए तो आपने 2 sp ऑर्बिटल बनाए हैं। अगर आपने, देखो ध्यान से सुना, एक s और एक p मिक्स किया, तो अगर आपने 2 मिक्स किए तो 2 सेम एनर्जी ऑर्बिटल बने हैं। कितने ऑर्बिटल बने? 2 सेम एनर्जी ऑर्बिटल बने। अगर आपने इन दोनों को मिक्स किया होता, इससे मतलब आप समझना, एक s और 2 p मिक्स किए होते तो आपको 3 सेम एनर्जी ऑर्बिटल मिलते। और अगर आपने इसे और इसे, मतलब एक s के साथ तीनों मिक्स कर दिए होते तो 4 मिक्स किए हैं तो 4 सेम एनर्जी ऑर्बिटल मिलते। अब मेरी बात सुनना, तो 2 ऑर्बिटल जब हमने एक s एक p को मिक्स किया तो 2 ऑर्बिटल सेम एनर्जी के मिले। जब हमने एक s और 2 p को मिक्स किया, रेड वाला, तो 3 सेम एनर्जी ऑर्बिटल मिले। और जब मैंने एक s और तीनों p को मिक्स किया तो मुझे 4 ऑर्बिटल मिक्स किए तो 4 नए सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स मिले। अभी जो ऑर्बिटल्स मिले हैं हर केस में इन ऑर्बिटल का कुछ नाम रखना है। कुछ भी रख दो, x y z p q r s t a b c d, कुछ भी रख दो। बट केमिस्ट्री में थोड़ा अलग तरीके से नाम रखा गया, जो मिक्स किया गया है उसी पर नाम रख दिया गया। जैसे 2 जब बनाए नए तो क्या क्या मिक्स किया था? एक s एक p, तो इसका नाम रख दिया sp। sp जस्ट अ नेम ऑफ ऑर्बिटल, sp इज अ नेम ऑफ ऑर्बिटल। 2 sp ऑर्बिटल बन गए। ऐसे यहां पर एक s और 2 p मिक्स किए थे तो यहां 3 sp2 ऑर्बिटल बन गए। यहां एक s और 3 p मिक्स किए थे तो sp3 नाम रख दिया हमने ऑर्बिटल का, तो sp3 ये 4 sp3 ऑर्बिटल बन गए। तो मेरे भाई बस बहुत आसानी से देखें, यहां पर 2 जब आपने मिक्स किया, एक s एक p मिक्स किया तो py और pz बाकी था, तो py एंड pz बाकी था। जब आपने एक s और 2 p मिक्स किए तो pz बाकी था। और जब आपने एक s और तीनों p मिक्स किए, कुछ बाकी नहीं है। अब आप लोग एक बात हमेशा जीवन भर के लिए अपने दिमाग में रख लो, ये है हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये है हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए पैदा हुए, याद रखना। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए पैदा हुए हैं। ये सारी चीजें आपको आईयूसी में बताई जाएंगी ऐसा क्यों होता है। मैं यहां इस बात का जिक्र कर रहा हूं खुले तौर पर, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जैसे मैं बात कर रहा हूं sp sp2 एंड sp3, सही है, और ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, आप पढ़ेंगे इनकी ओवरलैपिंग जो होती है वो अच्छी होती है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बनती है। लेकिन ये ऑर्बिटल्स देखो मिक्सिंग में नहीं आए हैं, ये प्योर ऑर्बिटल है। py pz ये प्योर ऑर्बिटल्स हैं, प्योर। तो मेरे भाई प्योर
p orbitals, pure p orbitals are involved in pi bond formation। मेरे भाई देखो जरा ध्यान से, तो आप अपनी बुद्धि लगाकर ये बोल सकते हो इसका मतलब क्या ये 2 पाई बॉन्ड बनाएगा? वेरी गुड। देखो 2 sp मतलब 2 सिग्मा और ये मतलब 2 पाई, दिख जाएगा आपको। py भी है, pz भी है। 3 sp2 मतलब 3 सिग्मा और 1 पाई, ये दिखेगा ही दिखेगा। इधर बोले तो 4 सिग्मा, बोले तो 4 सिग्मा। बहुत सिंपल सी चीज। आइए मैं आपको बताता हूं कि दरअसल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हम रफली ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। सुन लेना सारे लोग, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है रफली एक लोब शेप में ही दिखाया जाता है, ठीक है। एक्चुअली sp, sp2, sp3 का जो शेप होता है वो इनऑर्गेनिक में आपको बताया जाएगा, वो अलग होता है। बट हम थोड़ा सा कंजूसी करते हुए, इजी बनाते हुए एक लोब ही बनाते हैं, चाहे sp हो, चाहे sp2 हो, चाहे sp3 हो, ठीक है। चलिए, जैसे मैं 2 sp बनाना चाहता हूं तो आप लोग देखें, दिस इज कार्बन एंड ये आया आपका sp। क्लियर? 2 sp है, तो ये देखिए, अब देखना यहाँ ध्यान से सुनना, ये sp है और ये sp है। और याद रखना ये 2 sp है, इनका बॉन्ड एंगल 180 होता है। सो दिस बॉन्ड एंगल इज, यहाँ मैं लिख देता हूँ, बॉन्ड एंगल मतलब ये 180 डिग्री पर रहेंगे, ये देखिए। अच्छा, अब मैं py और pz बनाऊंगा। मेरे भाई याद रखना, ये तो 2 ऑर्बिटल हैं जो दिख रहे हैं। py, अकेले py में 2 ऑर्बिटल होते हैं, अकेले py में 2 ऑर्बिटल होते हैं। ये py बना हुआ है, ये py है, py और py pz परपेंडिकुलर होते हैं। तो मेरे ख्याल से आपके पास बुद्धि आ गई होगी कि sp ऑर्बिटल, sp1 spa 2 sp, 1 sp 2 sp, ये पड़ा x एक्सिस में, py पड़ा है y एक्सिस में, pz पड़ा है z एक्सिस में। याद रखना py में ये दोनों लोब एक ही ऑर्बिटल को दिखा रहे हैं, येलो में भी ये दोनों लोब एक ही ऑर्बिटल को दिखा रहे हैं, जबकि व्हाइट वाले 2 अलग लोब sp दिखा रहे हैं। आओ बच्चों, तुम्हें बताएं sp, इसमें बॉन्ड एंगल जो होता है वो होता है 120, 120। क्लियर? 3 sp2, 1 2 मर्सिडीज साइन बनेगा, 3, देखो 3 हो गया। तो मेरे भाई ये तो सिग्मा बनेगा 120 का एंगल, और pz अब प्लेन कहीं भी मान सकते हो, ये pz मान लिया मैंने। क्लियर? तो ये इधर बताओ, ये दोनों सिग्मा बनाएंगे, ये पाई, इधर ये तीनों सिग्मा बनाएंगे, ये पाई। आओ बच्चों मुझे बताओ, 4 सिग्मा, बॉन्ड एंगल बोलो पहले, 109 डिग्री 28 मिनट्स। और इसमें कार्बन 1 2 3 4, ये है आपका। आप देखिए ये चारों सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो भैया ये छोटी मोटी चीज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप मुझसे पढ़वा रहे हो इतनी देर से, ठीक है ना। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको ये sp, sp2, sp3 आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता तो देख लो, इससे ज्यादा हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये ऑर्बिटल है और हमें ऑर्बिटल डायग्राम बनाने हैं, ठीक है। बहुत आसान है, थोड़ा सा मन लगाएंगे तो सब सीख जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, चलो बच्चों आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और बेहतरीन चीज करेंगे। एक और छोटा सा पॉइंट में लिखना चाह रहा हूं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर रिटन between resonating structures हम ये फॉलोइंग एरो इज यूज्ड, ये जो एरो मैं बना रहा हूं उतनी देर से आपने देखा होगा, इज यूज्ड। ये देखिए, ये एरो यूज करते हैं। इसलिए एक एग्जांपल भी देता हूं मैं आपको। एग्जांपल,
सुनना सुनना सारे सुनना। ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं बेंजीन के, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं बेंजीन के। मेरे भाई ये रिप्रेजेंटेशन सही है, लेकिन अगर कोई महानुभाव, आप समझ रहे हैं मैं महानुभाव क्यों बोल रहा हूं, बोलना तो मैं कुछ और चाह रहा हूं। अगर कोई महानुभाव ऐसा लगाता है तो फिर आप उसे डैश डैश सुना सकते हैं। भैया रिवर्सिबल कुछ नहीं होता। अरे जब ये खुद नहीं होते तो ऐसी कोई रिएक्शन, ये कोई रिएक्शन थोड़े है। इट्स नॉट अ रिएक्शन, इट्स अ हाइपोथेटिकल सेगमेंट। ऐसी कोई चीज होती नहीं, जैसा आप ये देख रहे हो ना डिजाइन ऐसा, दिस इज साइक्लोहेक्सा 135 ट्राइन, इट्स अ हाइपोथेटिकल। ऐसा कुछ होता ही नहीं है, आप समझे। तो रेजोनेंस फिनोमेना में इन हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स को लिखें तो इस एरो के साथ लिखें, बिकॉज इक्विलिब्रियम साइन इज यूज्ड फॉर रियल फिनोमेना। Equilibrium sign is used for real phenomena, and it is not a real phenomena. Since it is not a real phenomena, that's why we cannot use this sign. Okay, so let's move. Orbital diagram for organic compounds. बड़े आगे बढ़े। ये सेगमेंट हमारा चल रहा है, ये 2-3 पॉइंट्स हमने नोट में लिखे हैं, इसी से रिलेटेड हटा रहा हूं नहीं। आइए, बात है ऑर्बिटल डायग्राम की। तो यहां आप फील कर पाएंगे कि हाइब्रिड कैसा होता है। जो हम रेजोनेंस हाइब्रिड की बात कर रहे थे, बेंजीन, ओरिजिनल बेंजीन की बात कर रहे थे। अच्छा सुनिएगा, एक और पॉइंट है नोट में, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। 3 पॉइंट लिखाए थे मैंने। 4th पॉइंट, केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में अगर कोई चार्ज है, लाइक प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का भी मतलब होता है माइनस चार्ज। तो अगर ये सारी डेंसिटीज या चार्ज बढ़ेंगे तो ये अनस्टेबल होंगे, और अगर ये घटेंगे तो ये स्टेबल होंगे। लाइक देयर इज अ प्लस चार्ज ऑन ए, देयर इज अ प्लस चार्ज ऑन ए। अगर ये प्लस चार्ज बढ़ रहा है तो ए अनस्टेबल हो रहा है, ए प्लस अनस्टेबल हो रहा है, और अगर ये चार्ज घट रहा है तो ये स्टेबलाइज हो रहा है। इफ ए माइनस इज देयर, सेम फिलॉसफी इज देयर। अगर माइनस बढ़ रहा है तो अनस्टेबल हो रहा है। ए पर लोन पेयर है, अगर लोन पेयर डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो ये अनस्टेबल हो रहा है। अच्छा, मैंने एक बार इनसे पूछा, ए प्लस से मैंने पूछा, भैया तुम क्यों अनस्टेबल हो रहे हो, तुम्हारा प्लस बढ़ रहा है तो तुम्हें खुश होना चाहिए। कह रहा है क्या बात कर रहे हो, मेरा प्लस बढ़ रहा है तो राह चलता कोई भी माइनस मेरे ऊपर अटैक कर जाएगा। मैंने कहा वो तो है। मैंने माइनस से बात की, सेम कहानी उसने सुनाई। उसने कहा मेरा माइनस बढ़ाओगे तो मैं उसे संभालूंगा कैसे, कोई भी प्लस आएगा मुंह उठा के अटैक कर जाएगा। मैंने लोन पेयर वाले ए को बुलाया, मैंने कहा क्या तुम भी सेम कहानी सुनाओगे। उसने कहा मेरे ऊपर ये लोन पेयर की जिम्मेदारी है, अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो कई ऐसे भागते हुए चले आएंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और वो मेरे इलेक्ट्रॉन को चुरा लेंगे, और चुरा लिया अगर तो आपको पता है गड़बड़ हो जाएगा। तो मेरे भाई आइए इस थ्योरी को हम किस तरीके से समझने वाले हैं, देखिए 100% ध्यान से सीखें, समझें, सीखें। तो मैं 4th पॉइंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिख रहा हूं, ऑन डिक्रीजिंग चार्ज डेंसिटी। ठीक है, वो कोई भी चार्ज डेंसिटी हो सकती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, चार्ज डेंसिटी स्लैश में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, आयन स्लैश कंपाउंड gets stabilized. Okay, so it's one of the point. Now moving towards orbital diagram. मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, सारे लोग सुनना। मैंने कंपाउंड दिया CH3,
CH2 CH2 NH2। ध्यान से सुनना, बातचीत चलेगी, वार्तालाप चलेगी, उसमें आप बस अपना योगदान दें, दिमाग खोलकर चीजों को समझें। थोड़ा सा H आड़ा तिरछा बनता है मुझसे, आप समझ जाएंगे, मैं ऐसा मानता हूं, आदत पड़ जाएगी आपकी। चलिए, तो मेरे भाई मैंने नाइट्रोजन से पूछा, क्योंकि और कहीं चार्ज डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मुझे दिखी नहीं, नाइट्रोजन पे लोन पर दिखा। मैंने पूछा कैसा महसूस कर रहे हो? इसने कहा ठीक ठीक, ओके ओके। मैंने कहा क्या हुआ, ओके ओके क्यों बोल रहे हो? कह रहा ये 3 कार्बन, आप इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ चुके हैं, सारे के सारे याद रखना, ये 3 कार्बन की चेन प्लस आई डोनेटिंग इफेक्ट, प्लस आई डोनेटिंग इफेक्ट। इसने कहा मेरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने की आवश्यकता क्या है? मैंने कहा उससे क्या हो रहा है? कह रहा क्या हो रहा है, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूं, आई एम फीलिंग अनस्टेबल। मैंने कहा अच्छा समझिएगा, मामला समझो, मामला समझो। हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है, अच्छी बात है, नहीं आता है तो अभी आप सीख जाएंगे। आपने sp3 में देखा जिसके पास 4 चीजें हो, 4 चीजें, sp3 में 4 चीजें थी। यहाँ 3 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड 4, 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड, यहाँ 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड, 4 चीजें वाले। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड 1 लोन पेयर। तो मेरे भाई ये इस कहानी यहां पर हमें समझ में आई कि ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। आप सुनना, मजेदार चीज, मैंने नाइट्रोजन से कहा कि तुम क्या चाहते हो मुझे ये बताओ। इसने कहा मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर मौजूद ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मेरे ऊपर कम हो जाए, मैंने खत्म हो जाए। कह रहा मजा आ जाएगा, लेकिन पहले कम से कम तो कर दो। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करने का क्या मतलब है? ऐसा गायब तो हो नहीं जाएगा, जादू तो है नहीं, ये बाकी एटम्स पर डिस्पर्स हो जाएगी। इसका कोई जुगाड़ करे। तो मैंने इससे कहा तुम ही कोई रास्ता बताओ। इसने कहा सर एक काम है, अगर मेरे पड़ोस में, ध्यान से सुनना, महा इंपॉर्टेंट लाइन, इसने कहा अगर मेरे पड़ोस में कोई पाई बॉन्ड आ जाए या कोई पी ऑर्बिटल आ जाए तो मैं उसके साथ अपने इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लूंगा, शेयर। और शेयरिंग करने से बताइए इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। मैंने कहा आपने इच्छा जताई है तो मैं आपको बिल्कुल ये दे देता हूं, लो आपके पड़ोस में पाई बॉन्ड दे दी मैंने। शाम को मैंने नाइट्रोजन को फोन किया, पूछा हाउ आर यू फीलिंग नाउ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, तुम्हारे पड़ोस में पाई बॉन्ड आ गई। गुस्से में था, भयंकर गुस्से में, कह रहा है सर थोड़ा और दूर देते। मैंने कहा हुआ क्या? कह रहा है पड़ोस का मतलब नहीं जानते क्या? पड़ोस का मतलब होता है एकदम बाजू में इधर। ये भाई साहब मामला गड़बड़, बीच में sp3 यार। आप देखो ये 2 1 3 ठीक, यहां आ जाओ, एक पाई बॉन्ड आ गई है, पाई बॉन्ड। तो एक पाई बॉन्ड वाला केस sp2 था, 3 सिग्मा, 2 H और 1 सिग्मा 1 पाई। तो यहां पर भी मेरे भाई नाइट्रोजन ऐसे। आप देखना थर्ड केस, मैं मामला समझ गया हूं और आप भी समझ लो जल्दी से। मेरे भाई ये देखो, इसके जस्ट बाजू वाले कार्बन पर पी ऑर्बिटल मिला है, जिससे कि अब ये नाइट्रोजन पहले से बहुत ज्यादा स्टेबल है और सरप्राइजिंगली इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 हो गया। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 क्यों हुआ वो समझना। चलो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। ये कार्बन है sp2, और अगर आपको याद हो तो मैंने sp2 कार्बन को मर्सिडीज साइन जैसा बनाया था। याद है तो बहुत अच्छी बात है। ये कार्बन बना हुआ आपके साथ, और इस पे मैंने एक वो बनाया था, वो उससे जानते हो पीजेड, ये पीजेड बना हुआ। आप बताइए इस कार्बन पर क्या क्या लगा है? एक हाइड्रोजन लगा है, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा है, ये हाइड्रोजन लगा है। इसी कार्बन पर एक CH3 लगा है, ये CH3 लगा है। इसी कार्बन से एक कार्बन लगा है, और वो कार्बन भी sp2 है, ये कार्बन भी sp2 है। चलो इस कार्बन का sp2 बनाते हैं। देखो देखो देखो, ये देखो, ये इससे जुड़ गया। और इस कार्बन पर एक क्या लगा है, ध्यान से देखना, H। और इस कार्बन पर क्या लगा, N।
और N, अब देखना अभी N का मैं बनाऊंगा, और इस कार्बन पर भी एक p ऑर्बिटल है। ये देखिए N की बात करते हैं, N को अपने पड़ोस वाले एटम पर p दिखाए तो N क्या करेगा वो सुनो सुनो सुनो। पहले N का sp2 देखो, ये एक sp2, ये दूसरा sp2, ये तीसरा, मर्सिडीज साइन बन गया। देख लो मर्सिडीज साइन बन गया, क्लियर। और मेरे भाई इसे मिला है मौका, मौके पे मारेगा चौका। ये अपने लोन पेयर को, ये अपने लोन पेयर को p ऑर्बिटल में डालेगा। ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि पैरेलल ऑर्बिटल्स जो हैं ये साइडवेज ओवरलैप करेंगे, साइडवेज ओवरलैप करेंगे। देख लो, और ओवरलैपिंग का मतलब है शेयरिंग। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? शेयरिंग। शेयरिंग करेंगे तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी। ये है इसका ऑर्बिटल डायग्राम, और यहां से तुम्हें सच पता चलेगा। सच ये है कि ये जो चीज लिखी है वो सच नहीं बता रही है। ये चीज आपको क्या बता रही है कि यहां सिंगल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां सिंगल बॉन्ड है। जबकि सच क्या है वो देखो, यहां सिंगल है, ठीक है, यहां डबल कैरेक्टर है, ठीक है, लेकिन यहां भी डबल कैरेक्टर है। आप ये देखो, आप ये देखो, इसका मतलब ये एक हाइपोथेटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये क्या है? हाइब्रिड। ये क्या है? हाइब्रिड। देख सकते हैं कार्बन के बगल में नाइट्रोजन पर ये p ऑर्बिटल है। अच्छा, इसे थोड़ा और क्लियर बताता हूं। जब ये p यहां नहीं होता, जब ये p यहां नहीं होता तो केवल ये इसी से ओवरलैप करता, तो केवल यहीं पाई बॉन्ड बनती। लेकिन अगर ये ऑर्बिटल यहां है, उसके एक आजू भी है और एक बाजू भी है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का थोड़ा हिस्सा इधर और थोड़ा इधर ओवरलैप करेगा, जिससे इधर भी डबल कैरेक्टर आ जाएगा और इधर भी डबल कैरेक्टर आ जाएगा। तो आप समझ रहे हैं, ये ऑर्बिटल डायग्राम है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, बेहद आसान और छोटी बात है कि मेरे भाई, दरअसल फोर्थ क्वेश्चन में ले लेता हूं, ध्यान से सुनिए, सारे लोग सुनना। अगर मैं आपसे एथीन बोलूं, एथीन बनाओ, तो वास्तविकता में क्या होता है वो देखो। वास्तविकता में ये दोनों sp2 हैं, ये कार्बन, देखना जरा ध्यान से। ये इस तरीके से इनके ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, ध्यान से देखना। असलियत ये है कि इस कार्बन का p ऑर्बिटल एक्चुअली इसके p ऑर्बिटल से टच करता है। ये सच है, ये सच है, सुन लो। मैं कह रहा हूं ये सच है, सुन लो। ये है असलियत, लेकिन हम इसे डाइल्यूटेड फॉर्म में बनाते हैं। हम इसे जानबूझकर ऐसा बनाते हैं। सारे लोग सुनना, हम इसे जानबूझकर ऐसा बनाते हैं। कैसा? ये देखना, देखना, हम इसे जानबूझकर ऐसा बनाते हैं और लाइन से टच होता हुआ दिखाते हैं। लाइन से टच होता हुआ दिखाते हैं, लाइन से टच होता हुआ दिखाते हैं। असलियत ये है, असलियत ये है, लेकिन हम दिखाते हैं इसे ऐसा। पूरी ऑर्गेनिक में आप देखिएगा ऐसे ही दिखाया जाएगा। ये लाइन कुछ नहीं होती, ये लाइन तो इशारा है, इंडिकेटिव फॉर्म है। ये p ऑर्बिटल एक्चुअली ओवरलैप कर रहे होते हैं ऐसा। तो यहां मैं इन्हें कितनी दूर क्यों ना बना दूं, बट ये टच जरूर करते हैं। ये बड़ा सा ऐसा, ये ऐसा, और इधर से ये ऐसा, ओवरलैपिंग होती है, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कुछ हिस्सा इधर डिस्पर्स हो जाता है और ये कंफर्टेबल फील करता है। ये है सच, सच है, सच है। ये समझो आप, ये सच है। बनाएंगे ऐसे, मतलब समझ लेना आप। तो ये इसका ऑर्बिटल डायग्राम, नाइट्रोजन हैप्पी, नाइट्रोजन के लोन पेयर, नाइट्रोजन के लोन पेयर। बताओ नाइट्रोजन पर, इस केस में नाइट्रोजन पर है
या इधर चले गए हैं। अच्छा आप समझना थोड़ा सा, ये वर्ड भी थोड़ा क्लियर करना। नाइट्रोजन पर मौजूद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या कोई हिस्सा इधर गया है? आंसर है यस। क्यों गया है? बिकॉज पी ऑर्बिटल्स आर ओवरलैपिंग। कोई हिस्सा गया है, यानी कि पूरे इलेक्ट्रॉन्स नहीं गए हैं। नाइट्रोजन पर जो पहले इलेक्ट्रॉन थे उसे कम किया गया है, मिनिमाइज किया गया है, खत्म नहीं हुए हैं। तो मेरे भाई दिस इज ऑर्बिटल डायग्राम। और बताता हूं मैं, और एंजॉय करिए। देखिए वन ऑफ द क्वेश्चन फोर्थ, ये देखें आपको अच्छा लगेगा। CH2CHO मेरे भाई लोन पेयर बाजू में पी ऑर्बिटल। कैसे दिखा बाजू में पी ऑर्बिटल? डबल बॉन्ड है ना, पी ऑर्बिटल। इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। आ जाओ। अरे नंबर 5 कर दो, इसे 5 कर दो, 5, ये नंबर 5। आओ बच्चों, फोर्थ का डायग्राम बनाते हैं। तो फोर्थ में ये sp2 है, देखो सारे sp2, ये कार्बन sp3। तो बनाते हैं कार्बन। मैं यार केवल पाई बॉन्ड वाला बना रहा हूं, ठीक है? तो आप समझदार हो, देखना कितना मजेदार है। ऑक्सीजन sp2 है, तो 3 sp2 ऑर्बिटल होने चाहिए। एक sp2, 2 sp2, एक sp2 ये, और एक p होना चाहिए। देखो मदरबोर्ड पर ऑक्सीजन के 3 sp2 पे लगा क्या होगा? एक कार्बन बॉन्ड, एक CH3 बॉन्ड, और यहां पर होगा लोन पेयर। 2 लोन पेयर होते हैं। एक लोन पेयर तो डिस्पर्स हो गया। समझो इशारों को, अगर समझो इशारे को आप समझ गए हो, ये इससे टच करेगा। तो एक जबरदस्त चीज सीखने को मिली। मैं काम करता हूं, CH3 इधर कर देता हूं ताकि आप चीजें बहुत सुंदर तरीके से देख पाए। मैं CH3 इधर कर देता हूं ताकि मैं ओवरलैपिंग भी बिंदास दिखा सकूं। ये ओवरलैपिंग हुई है, और इधर मैं दिखा देता हूं लोन पेयर। देखो मेरे भाई, ये है ऑर्बिटल डायग्राम। और फिर आपको पता चला ये सच नहीं बोल रहा है, ये कह रहा है यहां सिंगल बॉन्ड है। अपने को पता है इधर भी डबल है, इधर भी डबल है, ये हाइब्रिड का रोल प्ले कर रहा है। और हमें बहुत चीजें पता चल रही हैं। आउट ऑफ 2 लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, एक डिस्पर्स हुआ है। डिस्पर्स मतलब शेयर हुआ है, एक वहीं मौजूद है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? अरे एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, और ये p इसके पैरेलल है, तो इसलिए वो टच करेंगे। तो मेरे भाई एक यहां पर हम नियम बना सकते हैं। नियम देखो, नियम क्या है? नियम ये बना सकते हैं कि कभी भी लोन पेयर एटम के बगल में अगर p ऑर्बिटल आएगा तो लोन पेयर एटम sp2 होगा, और उसका एक लोन पेयर p ऑर्बिटल में चला जाएगा। जैसे देखो, इसका एक लोन पेयर p ऑर्बिटल में चला गया, इसका एक लोन पेयर p ऑर्बिटल में चला गया। तो इसे हम डंके की चोट पे लिखते हैं। इफ p orbital is present adjacent to any lone pair atom, then that lone pair atom is sp2 hybridized, सही बात है। एंड वन ऑफ इट्स लोन पेयर, बहुत कॉमन सेंस की बात लिख रहा हूं, वन ऑफ इट्स लोन पेयर लाइज इन p ऑर्बिटल में रहेगा। चलो एक और मजेदार क्वेश्चन देता हूं। 5 क्वेश्चन दे दिए थे मैंने। लुक एट 6th, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। बुद्धि लगाओ, डबल है, p है, Cl पर लोन पेयर। ए सच नहीं बोल रहा, ये सिंगल नहीं है। पीछे वाले दूर से तुम्हें सिंगल लग रही है बॉन्ड, बट यहां डबल कैरेक्टर है। बोलो कैसे? इसके ऊपर देखो 3 लोन पेयर है, एक लोन पेयर p में होगा और वो इससे टच कर रहा होगा, तो इस बॉन्ड में सिंगल से ज्यादा कैरेक्टर होगा, डबल कैरेक्टर होगा। तो आप ये 6th का बना के लाएंगे ऑर्बिटल डायग्राम।
7th में देता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस, सेम क्वेश्चन है भाई साहब। CH2 माइनस में आपको पता होना चाहिए कि इस पर लोन पेयर है, CH2 माइनस में इस पर लोन पेयर है, ये आपको पता होना चाहिए। 8th CH2 डबल बॉन्ड CH, मतलब जो भी ऐसे केसेस होंगे NHCH3 कर लीजिएगा, बिल्कुल लोन पेयर वाला केस आ गया। मैं हटा देता हूं ये वाला सिग्नल। ओके, सो ये सबको 5-5 लाइन के गैप पे बनाना ताकि ऑर्बिटल डायग्राम आप ड्रॉ कर सको। पायरॉल कंपाउंड है इसका, हम बना लेते हैं, अभी बना लेते हैं, टेंशन मत। एनिलीन है, एनिलीन बेंजीन के साथ। पिरिडीन है, डबल डबल डबल, सोच समझ के बनाइएगा। पेंसिल से बनाना, पेंसिल से, हाँ मुझे भरोसा है आप पे, नहीं तो आप रायता फैला दो। इन सबको 6-6 लाइन का गैप बनाइएगा, उसमें फिर करिएगा। एक बनाइएगा CF3 प्लस का, एक बनाइएगा CCl3 माइनस का, ठीक है। एक और बनाइएगा ये वाला NHN डबल डबल, डबल डबल और इस कार्बन पर माइनस इसका बनाइएगा। चलिए मैं जैसे 9th बताता हूं। देखो 9th में सेम फंडा लग रहा है, ये लोन पेयर एटम है, लोन पेयर एटम, और बगल में क्या है, p ऑर्बिटल है, इधर भी है। तो आप इसका डायग्राम जो बनाए उसमें आपको समझ में आ गया कि नाइट्रोजन का लोन पेयर भी p में जाएगा। तो आप सारे लोग देखें, यहां तो ऑलरेडी p ऑर्बिटल है, यहां तो ऑलरेडी p ऑर्बिटल आप देख सकते हैं। और जैसा कि अभी अभी आपने बोला कि नाइट्रोजन लोन पेयर बाजू में p आया तो इसका सपना है वो पूरा हो जाएगा। और अब आप देखो सच देखो, ये वाला जो है डिजाइन, वो आपको केवल ये बता रहा है कि ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, ये बता रहा है कि केवल ये टच कर रहा है। लेकिन असलियत आपको दिख रही है कि अगर ऐसा है तो ये भी टच करेगा, ये भी टच करेगा और ये भी टच करेगा। ये सच है, ये नीचे से भी टच करेंगे, तो मैंने ऐसे ही बनाया। यानी कि यहां भी डबल कैरेक्टर है, 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 यहां भी। ये सच बता रहा है, ऑर्बिटल डायग्राम सच बता रहा है। ये तो सारे हाइपोथेटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं जो केवल एक स्ट्रक्चर है जो कुछ इंफॉर्मेशन लेकर आए। देखिए ऑर्बिटल डायग्राम आपको सच बता रहा है। अगर ये दो पैरेलल हैं और अगल बगल हैं, तो ये दो भी तो पैरेलल हैं और अगल बगल हैं, वो भी टच करेंगे। तो मेरे भाई ये सबका पेंसिल से आप ऑर्बिटल डायग्राम बनाइएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे धैर्य और तसल्ली से करिएगा। इन केस कोई डाउट आए तो आप वीडियो को वापस देख लीजिएगा ताकि आपका डाउट खत्म हो जाए। आज के लिए इतना ही। ख्याल रखें अपना, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। ठीक है, आज के लिए इतना।